Good morning, students. How are you? I'm going to share my screen. I don't know what is wrong. I don't know what is wrong. I'm not able to share my screen. Can you see my screen? Can you guys see my screen now? Importance of cross elasticity of demand. Give me confirmation, somebody. Yes, ma'am. Okay, thank you, Rahul. So, we were studying yesterday cross elasticity of demand, and we reached to the slide cross elasticity of demand's importance. We were studying that what is the significance or the importance of cross elasticity, and what are those points where this cross elasticity helps us. So we were on the last point over here, that multi-product firms use this concept to measure the effect of change in price of one product on the demand of their other product. Like there are firms or there are companies who are producing more than one product, so they are producing multi-product, like not just one product or service, but the same owner or the same company with the same name, or the name can also sometimes be changed, like the vertical name can be changed, but the same company produces more than one product at the same time. तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने में कि एक प्रोडक्ट का अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उन्हीं के सेम प्रोडक्ट की डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, क्या उसका इलास्टिसिटी होगा, ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन होगा, सेम रहेगा, यूनिटी होगा, या बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा. Whatever will be the situation, multi-product firms, they also use this concept cross elasticity if they are producing substitute products, या फिर if they are producing complementary products. कि अगर एक ही कंपनी है वो खुद ही ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी बना रही है कि दे आर सेलिंग इन द मार्केट से टी ऑल्सो, शुगर ऑल्सो, तो फिर वो अपना इस चीज़ को क्रॉस इलास्टिसिटी के थ्रू डिमांड एंड प्राइस को स्टडी करके एनालाइज करके अपना जो भी है उनको रिजल्ट आउट करने के लिए फॉर द फ्यूचर या फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए वो हेल्प होता है ये पर्टिकुलर टॉपिक. अब नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी, हमारा कंप्लीट हो चुका है. तुमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया है, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ लिया है, और क्लास क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने सब्सटीट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. विल क्विकली फिनिश दिस ऑल्सो. एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग है कि आप, हम सबको पता है कि हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है. एडवर्टीजमेंट मीन्स उसकी प्रोडक्ट की क्या एक क्वालिटी है, बहुत शॉर्ट टाइम में उनको बहुत बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताना पड़ता है. या तो उस प्रोडक्ट के वो फीचर्स हो सकते हैं, या उस प्रोडक्ट की वो, आप लोग वीडियोस चाहें तो ऑफ कर सकते हैं. सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिमांड पर,
वो हम इसमें पढ़े. इधर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इज द मेजर at what rate the change of demand takes place due to the change in the advertising expenditure. मतलब कंपनी, एवरी कंपनी स्पेंड्स अ लॉट मतलब एक्सपेंस करती है, खर्च करती है, खर्चा करती है, स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा. एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है हर किसी भी कंपनी के पास मार्केटिंग की. अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक बताना, पहुंचाना कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह से लॉन्च हो चुका है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसका यूज़ है, ये टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं, आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको जिस भी तरह से बेनिफिट देगा. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं भी होती किसी प्रोडक्ट की, या हम नहीं भी सोच रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट को बाय करने का, हम एडवर्टीजमेंट देखकर वो प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगते हैं, या कई बार जाकर वी बाय ऑल्सो. Sometimes we see the ads in the TV also, television. Sometimes we see the ad. अब आजकल तो digital world हो गया, जो if you watch YouTube also any videos or anything, so वहाँ पर भी ads आपको display होते हैं. Sometimes we see ads on or hoardings, posters, बड़े बड़े हमें highways पर भी मिलते हैं. When we are going traveling कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या बिल्डिंग का कोई एक पार्ट उनको वो रेंट पर लेकर वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं एड्स को. तो ये सब एडवर्टीजमेंट का पार्ट है. हम वहाँ, और वो एड्स इतने इन्फ्लुएंस हम उनसे हो भी जाते हैं एट टाइम्स कि देख के हम सोचने लगते हैं कि वी कैन बाय दिस प्रोडक्ट, और अगर हमारा सेविंग कुछ होगा एक्स्ट्रा तो मे बी वी कैन गो फॉर दैट प्रोडक्ट ऑल्सो. तो उस एड की वजह से जो भी डिमांड बढ़ती है वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. ठीक है, जिस रेट से, फॉर एग्जांपल अभी इस ईयर में कंपनी ने आज तक अभी तक कोई एडवर्टाइजिंग नहीं किया, तो जो भी सेल्स उनकी हुई हैं वो अभी तक उस सेल पर कोई भी इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग का नहीं है. सपोज कंपनी ने अपना, अब कोई अपना टीजर है या कोई भी अपना पोस्टर है, होर्डिंग जो उनको लगाना है, या कोई बहुत अच्छा एड उनको टीवी पर ही देना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो वो करने के बाद उनकी जो सेल है वो थोड़ी सी अप तो होगी फॉर श्योर, जंप जरूर होगी थोड़ी बहुत. सेल एडवर्टीजमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो उसकी वजह से जो भी डिमांड बढ़ती है, इलास्टिसिटी बढ़ती है, दैट पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू एडवर्टीजमेंट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर है? नेम से ही क्लियर हो रहा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिवाइडेड प्रोपोर्शनल चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, हमें निकालेंगे इस तरह से. अच्छा, जो हम एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जो ले रहे हैं इसमें प्रोपोर्शनेट चेंज ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने पहले कुछ कम किया था एडवर्टाइजमेंट, अब हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, तो उन दोनों का डिफरेंस हमने लेना है, प्रोपोर्शनेट चेंज. और प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड भी लेना है. पहले सपोज हमारी जो डिमांड या सेल थी वो 1 लाख यूनिट्स सेल हो रही थी, एडवर्टाइजमेंट पे हमने सपोज 1 लाख या 10 लाख हमने स्पेंड किया, तो उसकी वजह से हमारी 1 लाख से जो अप हो गई है वो 1.5 लाख हो गई. तो डिफरेंस लेना है, 1.5 लाख माइनस 1 लाख करके जो चेंज हुआ सिर्फ हमें वो लेना है. फॉर्मूले में वैल्यू 50,000 प्लस सपोज हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पहले कर रहे थे 5 लाख, अब हमने कर दिया 10 लाख, तो उसका जो बैलेंस आया वो 5 लाख आया, वो हम करेंगे. तो तब हमें मिलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, क्या है. ठीक है. जनरली जो सेल्स का कर्व होगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स में, वो अप ही जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि हम सेल्स को हाई दिखा रहे हैं, जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग जो है 0 से x की तरफ बढ़ेगी, ज़्यादा हम करेंगे, वैसे ही सेल्स जो है 0 से या o से y एक्सिस पर y की तरफ बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा हो रही है. अब देखिए सेल्स ऊपर होती जा रही है जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है. लेकिन एक पॉइंट अभी ऐसा आएगा जहाँ पे कि ये सेल्स जो कर्व है ये ऊपर नहीं जाएगा, एंड it might come down also. There can be a situation, we can reach a situation, or a business can reach a situation where advertising has got no impact or zero impact also. Because if we are advertising the same product the same time, and the same advertisement is being revealed or being played, or the same hoardings are being
given, then maybe at certain point in time that particular expenditure on advertisement might not increase our sales, because now everybody is aware of the product and everybody has bought the product. Maybe the people are no more in the intention to buy that product, although they are aware of it, but they really don't need to buy that product. तो वो situation में फिर sale बढ़ेगा ही नहीं. We have to understand at what point in time कितना एडवर्टाइजिंग पे हम एक्सपेंडिचर करें, क्योंकि जो हम एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उतना पैसा हमारा प्रॉफिट से कम भी तो हो जाएगा, सेल्स तो बढ़ेंगी, लेकिन सेल्स से जो पैसा आएगा वो एक्चुअली में हमें जो एडवर्टाइजमेंट में हमने एक्सपेंडिचर कर दिया है उसको लेस करने के बाद हम एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है. Now, what are those factors which are affecting the advertising elasticity of demand? Stage of the product's market development. Stage of the product क्या होता है? Stage of the product एक होता है finished product, when the product is ready to consume या readily available to consume, or maybe finished product is the product which is completely manufactured and packed and ready to consume and it is out in the market to be bought. वो होता है कि फिनिश प्रोडक्ट हमने बना लिया, हमारे स्टोर में पैक प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वेन एवर द डिमांड वुड बी देयर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द सेल और द स्टोर प्लेस, सो दैट आउटलेट प्लेस, सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड. एक होता है ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया. दूसरा स्टेज होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है. तीसरा होता है कि रॉ मटेरियल पड़ा, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करा प्रोडक्शन. तो ये सब प्रोडक्ट की स्टेजेस हैं कि पहले हमें रॉ मटेरियल लेके आए, फिर हम उसको अब प्रोड्यूस करने के लिए मे बी थ्रू मशीनरी, थ्रू द यूज़ ऑफ मैन पावर, सब कुछ करके हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है और प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं हुआ. until it is completely ready to consume, packed, properly packed and have gone in our stores for just the storage. और हम वेट कर रहे हैं डिमांड जैसी होगा, कोई भी हमें सप्लाई करना है बेसिकली प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंट आउटलेट्स पे. तो कौन सी स्टेज पर हम हैं प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट की, वो भी हेल्प करता है. ऐसा नहीं हो कि हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज पे हैं प्रोडक्ट में और हमने एडवर्टीजमेंट में भी दिखा दिया कि एनीबडी कैन बाय द प्रोडक्ट और दी प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल. हमने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं होते और जो उन कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमको दिखाते हैं, एक तरीके से टीज़र दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट्स में कि दिस इज़ गोइंग टू कम, दिस इज़ अबाउट टू लॉन्च. मतलब कस्टमर के माइंड में ये रहे कि मैं कल अगर जाकर इसको बाय करना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकता, बट इट इज़ अबाउट टू कम या कमिंग सून या समथिंग लाइक दैट है. सो इट विल टेक टाइम और ये कंपनी हमको नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में दोबारा बताएगी ये कब अवेलेबल होगा, ये कब वो लॉन्च कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉन्च करने से पहले ही अपना एडवर्टीजमेंट देने लगती हैं. आपने देखा होगा एप्पल हमेशा क्या करता है, जब भी अपना न्यू मॉडल लॉन्च करता है तो दे गिव इट इन द न्यूज़ कि ये जो मॉडल है, न्यू मॉडल पर्टिकुलरली लॉन्च होने वाला है इस डेट को इतने बजे. तो कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है, तो वो पहले से टाइम कब दे रहे हैं, जब उनको पता है कि अभी हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस की लास्ट स्टेज पे है और या पैकिंग की स्टेज पर है, या प्रोडक्ट अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना और हम उससे पहले उस पर्टिकुलर डेट से पहले लॉन्च अगर करेंगे तो दे नहीं सकते हैं लोगों को, तो वो एक लॉन्च डेट रखते हैं. So this is what it is कि we also, these are the factors which are affecting advertising. क्यों? क्योंकि हमें एडवर्टाइजिंग करने से पहले ये भी सोचना है कि हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, बन चुका है, पैक्ड है, रेडीली अवेलेबल करा सकते हैं, हम सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में या नहीं कर सकते. रिएक्शन ऑफ मार्केट राइवल फर्म्स. मार्केट राइवल कौन होता है? राइवल वैसे वर्ड जो है, हम जनरली जब बात करते हैं बिजनेस की तो राइवल्स होते हैं हमारे कंपैटिटर्स. मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, दूसरी एक और कंपनी है जो डिफरेंट ब्रांड से सेम प्रोडक्ट बना रही है, सेम यूजेज है, वो मेरी कंपैटिटर है. कंपैटिटर को हम राइवल फर्म्स कहते हैं. तो राइवल फर्म्स का मार्केट में क्या रिएक्शन है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी अपने प्रोडक्ट का कोई एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा दे दिया, उनको वो एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा, मेरी राइवल फर्म को, कंपटीशन को भी वो बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसी से आइडिया लेके वैसा ही कोई प्रोडक्ट और मार्केट में लॉन्च कर दिया एट अ लो प्राइस और उसका एडवर्टीजमेंट दे दिया, बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगा कर दे दिया. तो वो शायद उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से कम प्रॉफिट अर्न करना चाहते होंगे, पर यूनिट प्रॉफिट शायद वो कम करना चाहते होंगे, लेकिन ज़्यादा अगर बिकेंगे उनके यूनिट्स तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि मार्केट में तुम्हारे कंपटीशन कितने बैठे हैं बिजनेस के. एक है, 10 हैं, 50 हैं, 50 लोग अगर अवेलेबल हैं सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए तो बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम खुद सर्वाइव करें मार्केट में और अपने प्रोडक्ट को बेचें थ्रू एडवर्टाइजिंग.
क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग, ये एक फैक्टर बहुत बड़ा है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है? क्यूमुलेटिव मीन्स वी आर एक्यूमुलेटिंग द पास्ट थिंग्स ऑल्सो, यानी कि एक ऐड हमने आज दिया, उस ऐड की वजह से, फॉर एग्जाम्पल वो कोई एक ऐड किसी लग्जरी प्रोडक्ट के लिए था, या हमारा प्रोडक्ट लग्जरी है, मे बी एडवर्टीजमेंट फॉरन देखते ही कोई भी पर्सन विल नॉट गो आउट इन द मार्केट एंड कैन बाय आवर प्रोडक्ट, बट द पर्सन विल ऑल्सो हैव टू थिंक कि क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत लग्जरी है और एक्सपेंसिव है और उसके लिए थोड़ा टाइम पर्सन को लग सकता है, कंज्यूमर को, टू accommodate that amount of expenditure which the person has to spend for that particular product। तो क्या होता है कि कस्टमर बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग भी इन आर रियल लाइफ ऑल्सो कोई ऐड देखते हैं एंड वी गेट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट, तो यार तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वी विल बी गोइंग टू बाय दैट, लेकिन अभी हमारी परचेसिंग पावर हमें अलाउ नहीं कर रही है, बट वी हैव मेड अप अ माइंड द मोमेंट वी विल हैव एम्पल ऑफ द सेविंग्स वी आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो उस एडवर्टाइजिंग से ही इम्पैक्ट हुआ उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का जिसने अपना माइंड डेवलप किया उस एडवर्टीजमेंट को देखकर, लेकिन हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को इंस्टेंट ना बाय करके 2 महीने 4 महीने बाद बाय कर पाए, लेकिन उसने किया। तो ये फैक्टर भी होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब वो लेगा उस टाइम पर शायद वो एडवर्टीजमेंट हुआ ही नहीं है, एडवर्टीजमेंट 6 महीने पहले हुआ था या 4 महीने पहले हुआ था। तो पास्ट एडवर्टाइजमेंट्स जो हम कर चुके हैं उनकी वजह से जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे सेल्स पे आता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक हुई है, बड़ी है, ग्रेटर देन 1 भी बढ़ सकती है, और उसका रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंस्टेंट ही मिल जाए, कुछ एडवर्टीजमेंट से इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि सेल अप हो जाती है, कुछ से हमें 2 महीने बाद भी रिजल्ट्स मिलते हैं कि अब लोगों ने खरीदा है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, कि अगर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी इजीली बाय, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है या एक्सपेंसिव नहीं है कि एनीबडी कैन बाय एट एनी टाइम, सो द पर्सन विल जस्ट मेक अप द माइंड एंड गो एंड बाय। बट इफ द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी इन्वॉल्व है, तो फिर मे बी पर्सन कैन take time, consumers can take time to accommodate that amount and then buy that। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं मार्केट में, बहुत बारी ऐसा होता है कि वेन एवर वी बाय एनी प्रोडक्ट ना, इफ वी लाइक एनी प्रोडक्ट वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रेज दैट प्रोडक्ट्स क्वालिटी फीचर्स, बहुत कुछ हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। जैसे हम अपनी रियल लाइफ में अगर कोई अपने फ़ोन नया लिया है तो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो कि फ़ोन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें ये एक चीज़ अच्छी है, ऐसा है वैसा है। या फिर अगर वो प्रोडक्ट आपने खुद ने ले लिया और आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो ऑब्वियसली देन वी वुड नॉट रिकमेंड दैट टू आवर फ्रेंड्स कि नहीं मैंने तो लिया था, आई एम नॉट हैप्पी विद दी वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर दैट प्रोडक्ट। ऐसा होता है हमारे रियल लाइफ में। तो ये अदर फैक्टर्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है कस्टमर्स पे। नो मैटर इवन इफ अ कंज्यूमर वुड लाइक द एडवर्टीजमेंट, वुड लाइक टू बाय दी प्रोडक्ट ऑल्सो, अगर उसके किसी फ्रेंड ने उसको मना कर दिया कि नहीं मत लेना, अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका एक ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स इन्फ्लुएंस होंगे थ्रू अदर फैक्टर्स, इट कैन बी देयर फ्रेंड्स रिकमेंडेशन और एनीथिंग लाइक दैट। या और बहुत बार ऐसा होता है कि हम पास्ट रिव्यूज़ को भी पढ़ते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट को लेने जाते हैं ऑनलाइन, अगर हम कुछ बाय करें सो वी ऑलवेज गो थ्रू द रिव्यूज़ कि जिन लोगों ने खरीद लिया उन्होंने क्या बोला इसके बारे में। तो अगर अच्छे रिव्यूज़ होते हैं तो हम वी गो फॉर दैट, बैड रिव्यूज़ होते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट वी अगैन थिंक कि हमें और एनालाइज करना चाहिए, अभी हम एकदम से नहीं पाएंगे। दीज आर ऑल दी अदर फैक्टर्स, यू नेवर नो, एंड बिजनेस वुड ऑल्सो नॉट नो कि हमारे कौन से कंज्यूमर पे किस फैक्टर का कब कितना इन्फ्लुएंस हुआ है कि उसकी डिमांड अप या डाउन हो रही है। अब हो सकती है अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, डाउन भी हो सकती है अगर नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग एसिड ऑफ डिमांड की, कि इट इज़ यूजफुल इन दी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, कंपटीशन जहाँ पे है, जैसे सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, BMW है, Audi है, मर्सिडीज़ है, वो क्या करते हैं जनरली, जो सेम ब्रांड्स होते हैं ये सेम लेवल के प्रोडक्ट्स को विद द सेम फीचर्स ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस पर लॉन्च करते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, Audi एंड BMW का एग्जांपल हम लेते हैं, या हम दो का एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं BMW और Audi का, BMW और मर्सिडीज़ का एग्जांपल लेते हैं। मोर और लेस अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, मर्सिडीज़ इज अ बिगर ब्रांड बट समहाउ दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स।
कि जो पर्सन BMW चलाता है वो मर्सिडीज का भी उसका टेस्ट हो सकता है मे बी, या मर्सिडीज वाले का कैन ऑल्सो शिफ्ट टू BMW। तो जैसे BMW ने 5 सीरीज अपनी जब लॉन्च की थी, तो इधर उसकी कंपटीशन में ई क्लास थी मर्सिडीज के पास। मर्सिडीज के पास एस क्लास है विच इज़ द टॉप मॉडल इन दैट थ्री सीरीज विच दे हैव। तो एस क्लास के कंपटीशन में BMW ने 7 सीरीज लॉन्च किया। So these are basically the competition industries, and they generally launch the products which are competitive enough for their competition also, कि वो सेम फीचर्स सेम प्रोडक्ट है, सेम लेंथ भी होगी गाड़ी की, सारे फीचर्स भी सेम होंगे, लग्जरी भी सेम होगा, कंफर्ट भी सेम होगा, वो सारी चीज़ें। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, वो हम लोग क्या करते हैं अपना कन्फिग्रेशन भी प्रोडक्ट्स का देख के लेते हैं, या हम फीचर्स को कंपैरिजन करने के बाद लेते हैं। So advertisement elasticity of demand is helpful in competitive industries also. Through advertisements, दो एडवर्टाइजमेंट शिफ्ट द डिमांड कर्व टू राइट पाथ। राइट पाथ का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको सेल्स कर्व दिखाया था, राइट अपवर्ड स्लोपिंग था, वो का मतलब है कि सेल्स बढ़ रही है, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म। मैंने जैसे भी बताया था कि हमें ये भी कंसिडर करना है कि एडवर्टाइजमेंट हमने पैसा भी तो लगाया है, वो पैसा जो हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर, दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारी प्रॉफिट को कम भी करेगा, क्योंकि हम उस पर कुछ कॉस्ट लगा रहे हैं, और वो कॉस्ट में यू वुड नॉट बिलीव कि जैसे हम होर्डिंग्स देखते हैं हाईवेज पे, व्हेनेवर वी ट्रैवल वी सी दी होर्डिंग्स और द एड्स, बिग बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग्स लगे होते हैं, या बिल्डिंग्स पे भी कई बार होता है कि अगर कोई बिल्डिंग है उसका एक पार्ट पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया है ऑफ साइज लाइक बिग, वेरी बिग बिग साइज, जो बहुत दूर से ही दिख जाता है आपको ऐड। लेकिन वो उन एड्स पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, नॉट लैक्स, समटाइम्स इट इज़ इन करोड़ ऑल्सो। अगर उन्होंने एक स्टेट में 10 जगह पे टारगेट कर दिया कि हम 10 जगह पे डिस्प्ले करने वाले हैं सेम होर्डिंग, तो उसका कॉस्ट करोड़ एंड करोड़ में जाएगा। वी कैन नॉट इवन इमेजिन द होर्डिंग्स विच वी सी वाइल ट्रैवलिंग ऑन द हाईवेज, मे बी लेफ्ट साइड राइट साइड हमको जो दिखती हैं, उनका रेंट ही पर मंथ का 4 lakhs होता है फॉर अ मंथ, जस्ट टू डिस्प्ले दैट एड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस। क्योंकि वहाँ से R&D करके अपना जो भी हमारा मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिन्होंने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया है और वो रेंट पर वो स्पेस देते हैं, वो पर्टिकुलर हाईवेज पर डे का जो एक तरीके से फुटफॉल कह लीजिए, या जो कस्टमर्स वहाँ से रोज़ आना जाना करते हैं उस पर्टिकुलर हाईवे से, दे आर मोर देन अ फ्यू थाउजेंड्स, मे बी 50,000 लोग एक साथ उस रोड से डेली का अगर आना जाना कर रहे हैं, तो दे शो कि 50,000 पीपल विल बी सी योर एड एट वंस इन वन डे। तो 30 डेज तक अगर आप डिस्प्ले करके रखो, कितने लोग आपको देखेंगे, उसमें से कितना कन्वर्जन हो पाएगा। So that ways advertisement involves a huge cost. So we have to just see that whatever cost we are spending, can we recover that cost through the sales? इतना increase करेगा हमारा advertisement जितना हम expect कर रहे हैं सेल से? ऐसा तो नहीं है कि सेल थोड़ी increase तो हो जाएगी, बट उस सेल की increase से या revenue से हमारा advertisement का ही पैसा नहीं निकल पाया, so then there is no point of doing that advertisement, then again we'll be lost. बट सम कंपनीज टेक रिस्क्स, इस वजह से कि वो ये सोचते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा हमारे इस एडवर्टाइजिंग का, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद हमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इट डिपेंड्स। तो वो अकॉर्डिंगली अपना मार्केट एनालिसिस करते हैं और तब स्पेंड करते हैं। वी एज द इकोनॉमिस्ट, वी शुड बी थिंकिंग वेर एवर वी आर स्पेंडिंग शुड गिव अस द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर नेशन एज अ होल, वी आर टॉकिंग अबाउट वन इकोनॉमी। लिमिटेशन क्या होता है, देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो, यूजफुल भी हमने बता दिया कहाँ कहाँ होता है, इसके एक दो लिमिटेशंस जो है वो भी हम देख लेते हैं। ये है कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स इज डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मैंने आपको भी बताया रिसेंट में कि सेम ऐड अगर आप देते रहेंगे बार बार at the same place, people then may not be giving you that good results, or maybe sales may not be going in to increase that way, the way it was increasing when the ad was displayed for the first time। कि पहली बार जब हमने ऐड दिया था तो बहुत ज़्यादा सेल उसने बढ़ा दिया था, अब सेकंड मंथ में भी हमने सेम ही ऐड दे दिया, थर्ड मंथ में भी सेम ऐड दे दिया, सो इट माइट बिकम मोनोटोनस ऑल्सो, प्लस द पीपल आर अवेयर नाउ।
जो लोग उस पर्टिकुलर हाईवे पे 2 महीने 4 महीने से चले जा रहे हैं, उनको तो अवेयरनेस हो गया इस प्रोडक्ट के बारे में, खरीदना होता तो वो खरीद लेते, या अगर अभी नहीं खरीद रहे हैं तो मे भी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवर्टीजमेंट का हमारा मोटो क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली इन्फॉर्म और मेकिंग दी अवेयरनेस अमंग आर कंज्यूमर्स, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन बाय दैट। हमें कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरत भी होती है किसी प्रोडक्ट की, और मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट में ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो वो एडवर्टाइजमेंट से अगर हमको पता चला अच्छा ये ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल, यू जस्ट गो एंड बाय दैट। सो एडवर्टीजमेंट्स का पॉइंट ये है कि हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं टू द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट इट, और समटाइम्स टू क्रिएट द हाइप किसी वी हैव मेड दिस गुड प्रोडक्ट, या बहुत लग्जरी प्रोडक्ट है, इट इज़ फॉर योर कम्फर्ट, इट्स फॉर दिस फॉर दैट। तो लिमिटेशन एक ये है इसकी कि जब भी हम कभी एडवर्टीजमेंट को करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सेम नहीं रहता, और डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होता है आउटपुट। यानी कि आप सेम एडवर्टाइजमेंट पर सेम पैसा लगा रहे हो या फिर ज़्यादा भी लगा रहे हो, डिफरेंट कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको सेल्स वो पहले की से भी कम दे, पहले जगह से भी कम कम आपको सेल्स में अप करे या कुछ करे, तो उसका एक लिमिटेशन है। कोई ऐसा गारंटेड फॉर्मूला नहीं है एडवर्टाइजिंग कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो आपको एडवर्टाइजमेंट से 1 करोड़ रुपया लगाने से 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं पर रिटर्न रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपके रिस्क पर है कि आप लगा रहे हो, आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता, दैट इज मोर ऑफ अ लक थिंग। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। लाइकवाइज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एनी कोरिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इसीलिए हमारे डिफिकल्ट है कि हम कोई भी कोरिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, किसमें, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में, जो हमने पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट में, एंड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जो कि पैसा हमें उसकी लगाने की वजह से आएगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्स या रेवेन्यू, when the customer counter the advertisements by the rival firm in the market. The effects of the sale depends on what the rivals are doing. बहुत एडवर्टीजमेंट देखो इम्पैक्ट तो करता ही है सेल्स पे, मगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो मार्केट में बैठकर क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। दूसरे ट्रैवल कंपनीज की क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, वो अपनी मीटिंग्स में क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर उनके क्या प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान कोई आपको अपना देगा नहीं, राइवल को बिल्कुल नहीं देगा कि वो क्या प्लान करने वाला है। तो वो हमारी जो सेल्स है उनके ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमारे राइवल्स क्या करने वाले हैं। सपोज हमने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बना भी दिया, अच्छे कर दिया, लॉन्च भी कर दिया, मार्केट में अवेलेबल भी है, बड़े बड़े स्टोर्स पर हमने हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया कि आप जहाँ चाहो वहाँ से अवेलेबल भी हो पाएगा। आपने एडवर्टीजमेंट भी बहुत अच्छी कर दी है, स्ट्रैटेजी बना दिया, लोगों को पता भी है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया, इसके हिसाब से तो हमारी सेल्स बहुत अप जानी चाहिए। बट अगर हमारे किसी राइवल ने कंपटीशन जो बिजनेस है उसने ऐसा देख के हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कुछ ऐसा ही, या हो सकता है वो पास से ही वो काम कर रहे हैं हमें ना बताओ, और हमारे जैसा ही सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे राइवल्स सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेप्सी एंड कोक। हमें नहीं पता पेप्सी क्या लॉन्च करने वाली है या कोक क्या लॉन्च करने वाली है, बट जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर किसी एक का हमारा कंपटीशन प्राइस को कम करने वाला है या उतना नहीं बढ़ाने वाला है जितना हमने सोचा है, तो ऑब्वियसली हमारी सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। या हमारे कंपटीशन ने अगर सेम सब्सिट्यूट प्रोडक्ट को बहुत ही कम सस्ते में लॉन्च कर दिया, पीपल विल ऑब्वियसली बाय दैट प्रोडक्ट। ये बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने मिलता है, आपने देखा होगा कि कोई कार बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको लॉन्च कर देता है। मारुति ने कोई कार बनाई, उसको लॉन्च कर दिया, भैया लॉन्च दिस कार, स्विफ्ट नहीं आ गई, ये नया मॉडल आ गया, ऐसा हो गया। दूसरी की राइवल कंपनी ने कोई उसी के कंपैरिजन में और 10-20 हज़ार रुपये कम करके ही एक आध फीचर एक्स्ट्रा देकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, पीपल शिफ्ट टू दैट। So this is all about that also, that what our rivals are doing. This is all about advertisement elasticity, and this was all about elasticity of demand topic also. So this particular module of our syllabus, module number 3 or this unit number 3, had this demand, then law of demand, then elasticity of demand. Elasticity of demand ये topic चल रहा था अभी तक, which is got like 43 pages in this slide, and we covered price elasticity, income elasticity, cross elasticity of substitute products and complementary products, और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब हमने पढ़ लिया है, कितने टाइप्स के होते हैं ये सब हमने देख लिया है। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन अब तक है तो मुझे बताइए, देन आई विल ट्राई स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। And let me just click your attendance first. There are 39 participants today.
So I'm assuming that you guys have got no queries in this topic. Trying to the last topic of your third unit is demand forecasting. Means once we will be finishing this topic, your third unit will be completed. I'll then give you the assignments, and elasticity is done from my end. So until second last topic of your third module is completed. Now I'll just start and give you the overview of this topic, and then I'll take the rest of the slides of this topic in the next class. So demand forecasting. Demand forecasting के दो words हैं basically इस topic में. I'll explain you what exactly it is. Demand we already know. What is demand in economics? Is the wish or the desire to buy any product with the purchasing power. Purchasing power means to have the ability to buy that particular product, and you also having the desire to buy that product is demand. The demand क्या होगी? Forecasting is to actually analyze in present times about the future. जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंदाजा लगाना, कि हम डिमांड का अंदाजा लगा रहे हैं आज बैठकर ये प्रोडक्ट को हम कितना बनाएं, किस यूनिट में कितना प्रोड्यूस करें, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, इसकी कितनी मार्केट में कल को या मे बी आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, जो भी हमारा टारगेट टाइम है जो हमने लॉन्च करना है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद, तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी होगी, ये होता है डिमांड फोरकास्ट करना. कोई भी कंपनी ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती अंटिल दे डू अ गुड एनालिसिस ऑफ द मार्केट. प्रीवियस क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं, लोगों को किस प्रोडक्ट को लेकर कितना डिमांड रहा है, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद वो फोरकास्ट. साउंड क्यों आ रहा है? सॉरी मैम साउंड नहीं आ रही, स्लो आ रहा है. इज इट क्लियर नाउ? मैम थोड़ा सा और तेज कर लो. क्लियर नहीं आ रही साउंड, ये कह रहा हूँ. Let me reconnect my mic. Is it better? मैम वैसे ही स्लो आ रही है. हाँ जी बेटा. Can you hear me guys now? जी मैम स्लो ही है. I'm not understanding what you're saying. You are not audible. अब सही आ रही है. Okay, thank you Karamveer. So I have explained you that what exactly is demand forecasting. Having the demand forecasted for the future in present time or in today's time is demand forecasting. Now we will just see what exactly the definition says. Demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand. Means anticipation of the demand is taking place through a systematic process. The demand for the product and the service of an organization. It can be about the product also, या हम जो सर्विस भी सेल कर रहे हैं कुछ भी, या तो प्रोडक्ट भी हो सकता है या tangible, intangible कुछ भी, प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर. जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर के बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं अंडर अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. अनकंट्रोलेबल हमने इसलिए लिखा है बिकॉज व्हेनेवर फ्यूचर इज इन्वॉल्व्ड, uncertainties and a few uncontrollable forces will always be involved जो हमें आज पता भी नहीं है. We are not 100% sure what is going to happen, what the market condition would be after a month's time, whether the market would be up or whether it would be in losses the way it was in past 6 months. How the things will be, we have no idea. We just are doing the forecasting through a systematic process. Step by step हम analyze करते हैं, study कर रहे हैं market को, उसके results के through हम anticipate कर रहे हैं कि किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड के लिए. आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सर्विस भी होते हैं व्हेन वी आर आउट इन द मार्केट, इन द मॉल और समवेयर, कुछ ना कुछ लोग सर्वे कर रहे होते हैं कि सर हम आप 2 मिनट 5 मिनट अगर अपने देंगे तो हमें बता दीजिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या आप उसको बाय करेंगे अगर ऐसा होगा तो. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एनालिसिस ऑफ फोरकास्टिंग कि हाँ मार्केट में इतने लोग हैं जो विजिट करते हैं मार्केट को, वेरी फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, उनका ओपिनियन इस प्रोडक्ट को लेकर ये है.
that they would really be happy to buy this product or not happy or will not buy whatever. So demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand for the product and service of an organization in future under a set of uncontrollable and competitive forces. कुछ मार्केट में ऐसे फोर्सेस जो कंपटीशन में भी होंगे, कंपटीशन की वजह से आएंगे, और कुछ ऐसे फोर्सेस जो अनकंट्रोलेबल हैं, हम चाहकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल फोर्सेस के साथ रहते रहते हमको डिमांड को फोरकास्ट करना होता है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। एक्यूरेट का मतलब जो भी, अगर हमने एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जनरली होता नहीं है, बट हमें प्रोडक्शन के लिए या अपने मार्केट को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मार्केट में हमको एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, to enable it to produce the required quantities at the right time and arrange well in advance for the various inputs. Inputs क्या होते हैं? जब हमें कभी भी कुछ प्रोडक्शन करना होता है तो इनपुट हमारा रहता है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से को हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, मे बी थ्रू मशीनरीज, थ्रू मैन पावर, थ्रू सम अदर प्रोसेसेस हम उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को हम जो कि कंज्यूमर रेडी टू कंज्यूम है उसको हम मार्केट में बेचते हैं। जैसे हमें अगर टॉयज मैन्युफैक्चर करने हैं, टॉय मैन्युफैक्चर करने हैं, तो प्लास्टिक कैन बी रॉ मटेरियल, उस प्लास्टिक से हम कन्वर्ट करके अपने प्रोसेस से एक टॉय को क्रिएट कर रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी हम क्रिएट करें इज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड फोरकास्टिंग जो हमने करी है। हमारे इकोनॉमिस्ट बैठ कर ये फोरकास्टिंग करें कि इतना प्रोडक्शन हम करेंगे, मोर और लेस ये सारा हमें हम सेल कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे कुछ और स्ट्रेटजीज लगाएंगे, हम एडवर्टीजमेंट्स करेंगे या कुछ और करेंगे जिससे कि सारा कुछ हमें प्रॉफिट में सेल हो जाए। So accurate demand forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantities. Required quantities मतलब जो हम फिनिश प्रोडक्ट के क्वांटिटीज को सेल कर रहे वाले हैं, वो क्वांटिटीज किस टाइम पर हमको कितना प्रोड्यूस करना है, ये हमको हेल्प करता है डिमांड फोरकास्टिंग। गिव मी अ मिनट गाइस। हेलो, आप मुझे ना अभी थोड़ी देर में फोन कर लीजिएगा, मैं करती हूँ आपको कॉल बैक, ठीक है? Sorry guys, so this is like we've understood the meaning and definition of demand forecasting. इसके next से मैं आपका next class में लेती हूँ. We will complete this topic hopefully in the next class. So unit 3 will be completed. ठीक है? All the best to you guys and thank you so much for your time. Thank you. Bye. I think somebody has joined now. There are 40 participants now. Earlier when I clicked the attendance, there were